Hello students, welcome to Study Khazana. My name is Saloni Jain and today I'll be continuing the chapter The Nationalist Movement in Indochina, जिसका हमने मेजर लेक्चर पोर्शन कवर कर लिया था. 2-3 टॉपिक्स बचे हैं एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स. तो द लास्ट टॉपिक दैट वी हैड स्टार्टेड वाज यूएस एंट्री इनटू द वॉर. जो वियतनाम में सीन सारा चल रहा था वॉर का, उसमें यूएस ने एंट्री की. ठीक है, तो हमने वो कर लिया था कि यूएस ने क्या नई टेक्नोलॉजीज यूज़ की और क्या रिजल्ट रहा उसकी वॉर का. और अब हमें एक छोटा सा टॉपिक करना है उसके बाद, इफेक्ट ऑन यूएस, कि जो यूएस ने एंट्री की वॉर में उसका यूएस पे क्या असर पड़ा. ठीक है, कि मतलब यूएस के लोगों की क्या थिंकिंग थी. ठीक है, वेदर इट वाज जस्टिफाइड और नॉट. तो देख लेते हैं. इफेक्ट ऑन यूएस. मोस्ट ऑफ द पीपल इन द यूएस वर हाईली क्रिटिकल ऑफ द यूएस इन्वॉल्वमेंट इन वियतनाम. ठीक है, मतलब क्रिटिकल मतलब दे डिड नॉट वांट इट, उनको ये जस्टिफाइड नहीं लगा था यूएस सिटीजन्स को. Many contemporary thinkers were of the opinion that the US should not have involved itself in a war that was impossible to win. इसका क्या मतलब है कि वियतनाम की जो वॉर थी उसकी जो सिचुएशन थी वो थोड़ी डिफिकल्ट होती जा रही थी. तो ऑब्वियसली पीपल ऑफ द यूएस थॉट कि यूएस को ऐसी वॉर में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए था. ठीक है, जिसको जीतना इम्पॉसिबल हो. एंड एज वी कैन सी इम्पॉसिबल था, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ ऑल द एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड मॉडर्न वेपन्स यूज्ड बाय द यूएस, उनके बहुत ज्यादा सोल्जर्स इंजर्ड और वुंडेड हुए थे. Now, many of those sent to fight did not belong to the privileged elite, but were minorities and children of working class families. इसका क्या मतलब है कि जिन सोल्जर्स को यूएस से भेजा जाता था लड़ने के लिए वियतनाम में, वो कोई बहुत ज़्यादा हाई क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे. वो लोग मजबूरी में, बाय फोर्स, ठीक है, नॉट बाय चॉइस, वहाँ पर लड़ने जाते थे. दे बिलोंग टू वर्किंग क्लास फैमिलीज. सो इन ऑर्डर टू अर्न मनी वो लड़ने जाते थे. ठीक है, वो इतने विलिंगली नहीं जाते थे लड़ने. So this was a short topic, effect on US. And now the role of media in this war. Media we all know, TV, newspapers, magazines, etc. So इसमें एक दो एग्जाम्पल्स हैं, एक दो नाम हैं, आप उनको याद रखिए, काफ़ी है. द यूएस मीडिया एंड फिल्म्स प्लेड अ मेजर रोल इन बोथ सपोर्टिंग एज वेल एज क्रिटिसाइजिंग द वॉर. तो दोनों साइड, ऑब्वियसली मीडिया जो होती है वो दोनों साइड्स दिखाती है. ठीक है, तो उस टाइम भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने इसको पॉजिटिव वे में लिया, कुछ ने नेगेटिव वे में लिया. Now, John Wayne's Green Berets was a movie which supported US occupation of Vietnam, and John Ford Coppola's Apocalypse Now was the movie which criticized US occupation. तो दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का. आप नाम याद कर लें तो वेल एंड गुड. एटलीस्ट मूवीज के जो नाम याद कर सकते हैं तो इट विल बी गुड टू सब्सटैंशिएट योर आंसर. नाउ नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, हो ची मिन ट्रेल. मैं आपको पहले ब्रीफ में बता देती हूँ ये क्या है. तो जो वॉर चल रही थी वियतनाम में, उसमें ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन बहुत होगा और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी होंगे, बहुत सारा प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होगा. मतलब वॉर टाइम में जो होता है उसके सीन को रीबिल्ड करने के लिए, इंजर्ड लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने एक ऐसी बेसिकली रोड बना ली जहां पर वो सप्लाईज और सारे जो मेडिकल फूड सप्लाईज सब कुछ प्रोवाइड करते थे, जिसका नाम इन्होंने रख दिया हो ची मिन ट्रेल. ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार. ये बेसिकली रोड नेटवर्क था एक. द हो ची मिन ट्रेल वॉज एन इमेंस नेटवर्क ऑफ फुटपाथ्स एंड रोड्स. It was used to transport men and materials from the north to the south. It had support bases and hospitals along the way. Most of the supplies were done by women and kids on their bicycles, and most of the trail was outside Vietnam in neighboring Laos and Cambodia, with branch lines extending into South Vietnam. तो वॉर टाइम में लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने एक ऐसे रोड बना ली बहुत लंबी, साउथ वियतनाम से कनेक्ट करते हुए, जहां पर जगह जगह पर, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेडिकल बेसिस थे, सपोर्ट बेसिस थे. ठीक है, और जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता था सामान का, वो मेनली कौन करते थे? विमेन एंड किड्स. ठीक है, बिकॉज मेन वर बिजी फाइटिंग, सो विमेन एंड किड्स यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स. द ट्रेल वॉज रेगुलरली बॉम्ब्ड बाय द यूएस टू डिस्टर्ब द सप्लाईज, ऑब्वियसली क्योंकि ये इनका एक सपोर्ट बेस था. ये जो ट्रेल थी इनकी हेल्प कर रही थी वियतनामीज की, तो यूएस उसको बर्बाद करना चाहता था. बट द वियतनामीज रीबिल्ड द ट्रेल वेरी क्विकली. जब भी बॉम्बिंग होती थी ट्रेल में, वियतनामीज यूज्ड टू रीबिल्ड इट. द हो ची मिन ट्रेल टेल्स द स्टोरी ऑफ इंजेन्युइटी एंड ब्रेवरी.
ingenuity and bravery of the Vietnamese people. Obviously कि मतलब against all the adverse situations वो अपनी ट्रेल को मेंटेन कर रहे हैं और उस ट्रेल का जो यूज़ है वो बहुत ही जेन्युइन यूज़ है ऑब्वियसली, ठीक है, कि जो भी इंजर्ड लोग हैं उनको मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड करना या फूड सप्लाईज प्रोवाइड करना, सारे एसेंशियल्स प्रोवाइड करना, तो वो ये रोड से उन्होंने अपना फुलफिल किया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है, एक बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा हो ची मिन ट्रेल के बारे में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दो तरह से इंपॉर्टेंट है, एक तो वुमेन एज रिबेल्स जो हमारा टॉपिक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये एज अ स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि वियतनामीज वॉर में हाउ डिड विमेन पार्टिसिपेट, ठीक है। और सेकंड तरीके से कैसे आ सकता है, हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी वुमेन की पार्टिसिपेशन पढ़नी है, ठीक है, तो इनका कंपैरिजन आ सकता है, ठीक है, कि कंपेयर कीजिए कि इंडिया में विमेन की कैसी इंडियन नेशनल मूवमेंट में विमेन की कैसी पार्टिसिपेशन थी और इस इंडो चाइनीज नेशनल मूवमेंट में कैसी पार्टिसिपेशन थी, ठीक है। तो देखते हैं इंडो चाइनीज में, विमेन एज रिबेल्स, women in Vietnam traditionally enjoyed greater equality than in China, particularly among the lower classes, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि they had more freedom, ठीक है, greater equality as compared to China, but they had only limited freedom to determine their future and played no role in public life. तो as compared to China freedom ज़्यादा थी, but as a whole उनके पास इतनी freedom नहीं थी कि वो अपनी लाइफ का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकें, ओके। With the growth of nationalist movement, thinkers and writers began to project women as rebels against the social norms, ठीक है। तो जैसे जैसे नेशनलिज्म बढ़ा, लोगों ने वुमेन को एज रिबेल्स प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, फाइटर्स। Fan Boi Chao wrote a play based on the lives of the Trunk sisters who had fought against Chinese domination. तो ये आपके अब थोड़े से एग्जाम्पल्स आएंगे कि जो पॉपुलर वुमेन रही हैं, तो एक तो ट्रंक सिस्टर्स, then another celebrated woman rebel was Tri Ao, who lived in the 3rd century. She was often in the childhood. She lived with her brother. On growing up, she left home, went in the jungles, organized a large army and resisted Chinese rule. तो आप ये examples याद रखिएगा, आपके आंसर में आप example देने के काम आ सकते हैं। Finally, when her army was crushed, she drowned herself. She became a sacred figure, not just a martyr who fought for the honor of the country. ठीक है, तो ये दो examples हो गए हमारे। अब वुमेन ने किया क्या, ठीक है, वुमेन वर रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली एज वॉरियर्स बट ऑल्सो एज वर्कर्स। दे वर शोन विद अ राइफल इन वन हैंड एंड अ हैमर इन द अदर। Whether young or old, women began to be depicted as selflessly working and fighting to save the country. All this is self-explanatory, मतलब इसमें कुछ ऐसा समझाने का है नहीं, बताया हुआ है वुमेन का क्या रोल था। हर एज की वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। Many women took active part in the battle, apart from the maintaining the supply through the हो ची मिन ट्रेल। हो ची मिन ट्रेल में आप याद कीजिए लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द वर्क वाज डन बाय वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, तो वुमेन का वहां भी रोल था। Now, apart from being fighters during the war, obviously they participated in fighting. Women also shared the responsibility of rebuilding the economy during peace time. तो वॉर के बाद, ठीक है, जब वहां पर पीस रिस्टोर हुआ तो ऑब्वियसली इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है तब तक, तो वुमेन ने उसमें भी इक्वली पार्टिसिपेट किया इन रीबिल्डिंग द इकोनॉमी, रिस्टोरिंग द इकोनॉमी टू नॉर्मैलिटी, ठीक है। They are shown working in agricultural cooperatives, factories and production units rather than as fighters, ठीक है। तो जब वॉर का टाइम था they fought as fighters and जब पीस टाइम हुआ so they helped in rebuilding the economy. तो हर उन्होंने अपने कैपेसिटी में पार्टिसिपेट किया। अभी लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, एंड ऑफ यूएस ऑक्यूपेशन, ठीक है, कि वॉर फाइनली खत्म हुई कैसे वियतनाम में, तो देख लेते हैं इसको। A peace settlement was signed in Paris in January 1974. Obviously, you have to remember the place and the date, ठीक है, and the time. This ended the conflict with the US, but fighting between the Saigon, that is the capital of South Vietnam, and the NLF. NLF represented North Vietnam. The NLF occupied the presidential palace in Saigon on 30th April 1975, मतलब within 1 year of this peace treaty. एंड यूनिफाइड वियतनाम, ठीक है। तो पहले तो यूएस के साथ वॉर खत्म हुई, पेरिस में पीस सेटलमेंट साइन हुआ और यूएस के साथ वॉर खत्म हुई, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ साउथ में फिर भी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट चलती रही। एक साल में उस कॉन्फ्लिक्ट को भी नॉर्थ वियतनाम में खत्म कर दिया, नॉर्थ वियतनाम में साउथ वियतनाम को कैप्चर कर लिया, ऑक्यूपाइड द प्रेसिडेंशियल पैलेस जो लिखा है, एंड इट यूनिफाइड वियतनाम।
ठीक है। सो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। नाउ वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप इस चैप्टर के सारे इस वीडियो को दोबारा, इसको और पिछले लेक्चर के वीडियो को दोबारा पहले देखें, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन एंड आंसर्स को आप अटेम्प्ट करें, ठीक है, ताकि आपको टॉपिक्स की ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो फर्स्ट इज राइट अ नोट ऑन, इसके 2-3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज व्हाट वाज मेंट बाय सिविलाइजिंग मिशन ऑफ द कॉलोनाइजर्स, ठीक है। तो ये आपको आंसर डायरेक्ट नहीं मिलेगा स्टेट बुक में, तो इसका आंसर एक बार अच्छे से आप देख लेना। द यूरोपियन कंट्रीज, सिविलाइजिंग मिशन, आप याद करो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो मानती थी कि वो बहुत एडवांस्ड हैं और बहुत मॉडर्न है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी बैकवर्ड नेशंस हैं वर्ल्ड के वो उनको सिविलाइज करें। तो इसमें आपको उसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मैंने आपको लेक्चर में इसको ब्रीफली थोड़ा सा समझाया था, तो देखते हैं। द यूरोपियन कंट्रीज एक्वायर्ड कॉलोनीज इन द ईस्ट एशियन कंट्रीज टू एक्सप्लॉयट देयर नेचुरल रिसोर्सेज. Like other European countries, the French also propagated that it was their mission to bring the benefits of civilization to backward people. They posed that they were driven by the idea of civilizing mission. Like the British in India, the French claimed that they were bringing modern civilization to Vietnam. ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया में भी यही एग्जाम्पल था कि ब्रिटिशर्स क्या समझते थे कि इंडियंस वर वेरी बैकवर्ड पीपल, एंड ये ब्रिटिशर्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको मॉडर्नाइज करें, ठीक है। जितने भी वेस्टर्न मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंडिया में लाएं, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं था कुछ, ये उनका सेल्फ मेड बिलीफ था। ऐसे ही फ्रेंच ने भी वियतनाम में अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए यही बिलीफ दिया कि वी आर वेरी मॉडर्न, वी आर वेरी एडवांस्ड एंड यू आर बैकवर्ड, ठीक है। आप अभी इतने डेवलप प्रोग्रेस नहीं हो, आपके पास इतनी प्रोग्रेस नहीं है। So it's our responsibility to give you the ideas of progress and development, ठीक है। Now they considered it was their duty to bring modern ideas into their colonies even at the cost of destroying the local culture, beliefs, etc. ठीक है। So we all know कि जब भी फॉरेन पावर आती थी किसी कंट्री में, तो वो अपना कल्चर इम्पोज करती थी जिस कंट्री में आ रही है उसके ऊपर, ठीक है, और उनके लोकल कल्चर को रूइन करने की कोशिश करती थी, ठीक है। और कैसे जस्टिफाई करती थी कि वी आर मॉडर्नाइजिंग यू, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो गया सिविलाइजिंग मिशन का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको चैप्टर में करा ही दिया था, तो मैं ब्रीफली आपको बताऊंगी। हिंदफूसू हमारे जो फाउंडर थे हुआ हाउ मूवमेंट के, ठीक है, जिनको ये मिरेकल्स परफॉर्म करते थे, ठीक है, और इन्होंने रिलीजियस और बाकी जो यूजलेस एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट अपील की थी। एंड ये जितने भी सोशल इविल्स थे उनके अगेंस्ट थे। उसके बाद फ्रेंच ने इनको मेंटल असाइलम में डाल दिया था, ठीक है, बट जो डॉक्टर उनको अटेंड कर रहा था वो भी उनका फॉलोअर बन गया, एंड फाइनली ही वाज एक्साइल्ड टू लाओस एंड मेनी ऑफ हिज फॉलोअर्स वर सेंट टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। ये मैं चैप्टर में एज इट इज आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सो यू कैन जस्ट चेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन इन ब्रीफ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज only 1/3 of the students in Vietnam would pass the school living examinations. So why is it so? ठीक है, क्या रीजन है इसका? तो ये भी मैंने चैप्टर में आपके साथ डिस्कस किया था। ये एक डेलिब्रेट पॉलिसी थी फ्रेंच की। तो देख लेते हैं क्या आंसर है। आई थिंक ये आप खुद आंसर, मतलब यू शुड बी एबल टू आंसर इट ऑन योर ओन एंड देन यू शुड कंपेयर विद माई आंसर। Only 1/3 of the students in Vietnam would pass the school living examinations because the French colonial administration followed a deliberate policy of failing students in their final year examinations so that they could not qualify for better paid jobs. ठीक है, फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते फ्रेंच को लगता था कि अगर ये पास कर गए, ठीक है, फाइनल ईयर को, तो दे विल बी एलिजिबल फॉर वेल पेड जॉब्स, हाई पेड जॉब्स, ठीक है, और वो फ्रेंच नहीं चाहते थे ऑफकोर्स। सो दे डेलिबरेटली फेल्ड द स्टूडेंट्स इन फाइनल ईयर. Only the wealthy Vietnamese could afford enrollment in these expensive schools, and to add to that, very few would pass the school leaving examinations. तो दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी चैप्टर में। सबसे पहले तो एडमिशन ही बहुत कम लोगों को मिलता था, ठीक है, जो थोड़े वेल्दी होते थे, रिच होते थे, और एडमिशन मिलने के बाद भी फाइनली स्कूल लीविंग एग्जामिनेशन पास बहुत कम लोग करते थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस डेलिबरेट फ्रेंच पॉलिसी, ठीक है। सो ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। The French began building canals and draining lands in the Mekong Delta. Why? ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच जो कॉलोनाइजेशन थी
वो मेनली कल्टीवेशन पे बेस्ड थी। अब कल्टीवेशन है तो इनको इरिगेशन के सोर्सेज चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने ये कनाल्स और ड्रेनिंग लैंड्स बनाने शुरू किए थे। तो इसको प्रॉपर आंसर देख लेते हैं। द फ्रेंच बिगैन बिल्डिंग कनाल्स एंड ड्रेनिंग लैंड्स इन द मेकॉन्ग डेल्टा फॉर इंक्रीज्ड कल्टीवेशन। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है आपका, कल्टीवेशन इंक्रीज करने के लिए। This was done under a garb to civilize Vietnam on a European model, but it was actually an economic idea meant to increase the rice production and subsequent export of rice to the international market. Garb का मतलब होता है under the pretext, at the pretext, मतलब बहाना ही उन्होंने ये लगाया कि हम आपको सिविलाइज कर रहे हैं, इसलिए हम ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, कनाल्स बना रहे हैं, ड्रेनिंग लैंड्स बना रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू सी वियतनाम डेवलप। फ्रेंच ने ये एक्सक्यूज लगाया, ठीक है, बट एक्चुअल मोटिव एक्चुअली क्या था, इट वॉज एन इकोनॉमिक आइडिया meant to increase the rice production and subsequent export of rice to the international market। ठीक है, कि अपना वो बेनिफिट चाहते थे, राइस कल्टीवेशन बढ़ेगी, उनका प्रॉफिट होगा, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे एंड ज़्यादा प्रॉफिट्स रीप कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द कनाल्स एंड ड्रेनिंग लैंड्स के क्यों बना रहे थे फ्रेंच। नाउ थर्ड इज द गवर्नमेंट मेड द सैगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल टेक बैक द स्टूडेंट इट हैड एक्सपेल्ड। तो अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको एक इंसिडेंट मिलेगा, ये इंसिडेंट है कि उस स्कूल में वियतनामी स्टूडेंट की जगह फ्रेंच स्टूडेंट को बिठाने के लिए वियतनामी स्टूडेंट को पीछे भेज देते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लेटिंग हिम सिट इन द फ्रंट, उसको बोलते हैं नहीं, आगे की रोज में फ्रेंच स्टूडेंट्स बैठेंगे, यू हैव टू गो एंड सिट एट द बैक। सो इस करके लोग बच्चे स्टूडेंट्स बहुत प्रोटेस्ट करते हैं एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक्सपेल कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपेल कर देती हैं फ्रेंच अथॉरिटीज, बट अल्टीमेटली उनको ये डिसीजन वापस लेना पड़ता है एक्सपल्शन का। सो वाई, ये पूछा गया। When the French principal of the Saigon native girls school expelled the students protesting another student's expulsion, there was widespread demonstration. Considering the gravity of the situation, the government decided to control the intensity of the protest by providing an outlet, making the school take back the students. मतलब उनका जो लेवल ऑफ रिबेलियन था, ठीक है, स्टूडेंट्स का, वो इतना बढ़ गया था कि गवर्नमेंट को लगा दैट नो वी हैव टू टेक बैक द स्टूडेंट जिसको हमने एक्सपेल किया है। ठीक है, अदरवाइज जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ हैंड जा सकती है। उन्होंने, मैं दोबारा बता देती हूँ, एक ये रिबेल आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा आपकी बुक में, कि एक स्टूडेंट को एक्सपेल कर दिया गया था क्योंकि उसको पीछे जाके बैठने को कहा गया एंड ही अपोज्ड। उस स्टूडेंट को एक्सपेल करने की वजह से बाकी सब वियतनामी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, उन सबको एक्सपेल कर दिया, बट उनको ये डिसीजन वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को, फ्रेंच अथॉरिटीज को लगा कि अगर हम इसको वापस नहीं लेंगे डिसीजन को, तो शायद इनकी एंगर की जो इंटेंसिटी है, रिबेलियन की जो इंटेंसिटी है, वो बहुत बढ़ जाए। ठीक है, सो इसीलिए इन ऑर्डर टू सप्रेस दैट इंटेंसिटी उन्होंने ये डिसीजन वापस ले लिया। So next question is, rats were most common in the modern newly built areas of Hanoi. ये भी मैंने आपको बताया था लेक्चर में। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देख लेते हैं क्या प्लेग कैसे फैला था। Rats were most common in the modern newly built areas of Hanoi because the modern and apparently hygienic sewage system provided an ideal breeding grounds for rodents. Provided ideal breeding grounds for rodents apart from being a good transport system as well for the rats. तो जो उन्होंने नई सिटी बनाई थी वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा हाइजीन मेंटेन था, बट जो ओल्ड क्वार्टर्स थे वहाँ पर इतना हाइजीन का ध्यान नहीं दिया गया था। तो स्पेशली रेनी सीजन में सारा सीवेज जो था वो स्ट्रीट्स में ओवरफ्लो करने लग जाता था, जिसकी वजह से रैट्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। Sewage from the old city was drained out into the river or overflowed in the streets during the heavy rains. ये मैंने बताया अभी आपको। The large sewers now became a protected breeding and living space for rats. Hanoi, despite its modernity, became the chief cause of the plague in 1903. ठीक है, जहाँ भी थोड़ी फिल्थ या डर्ट होगी वहाँ पर ये जो रोडेंट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ब्रीड करने लग जाते हैं, तो वहाँ पर यही हुआ। ठीक है, नाउ describe the third question, describe the ideas behind the Tonkin Free School. To what extent is it a typical example of colonial ideas in Vietnam? तो ये Tonkin Free School भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया था लेक्चर में। ठीक है,
वहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, मॉडर्न वेस्टर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे, एंड पेड क्लासेस होती थी, एंड स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, दे वर टॉट दैट यू हैव टू अडॉप्ट ऑल द मॉडर्न आइडियाज इन योर डेली लाइव्स, ठीक है। तो मैं ब्रीफ में पढ़ देती हूँ ये। Like other colonizers, French thought that they were on a civilizing mission, so Tonkin Free School was open to give Western education. So main motive ये था। Subject science, hygiene, French, etc. And these three subjects, students had to attend evening classes and also pay separately. Students were not only made to attend classes but were also asked to sport modern looks, वही adopt करने के लिए। A typical example of this was that Vietnamese were asked to cut off their long hair and adopt short haircut, which was absolutely against their culture, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोंकिन फ्री स्कूल। तो अब इसका आंसर जो है इसी में इंक्लूडेड है। टू व्हाट एक्सटेंट इज इट अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल आइडियाज, मतलब कि उस स्कूल के थ्रू, उस स्कूल के मीडियम से फ्रेंच क्या चाहते थे कि हम अपना पूरा कल्चर इन पे इम्पोज करें, और अगर हम मतलब चाइल्डहुड से, स्टूडेंट लेवल से ही हम उन पे इम्पोज करेंगे तो बड़े होते होते वो कल्चर उनमें बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा, ठीक है, एम्बेड हो जाएगा। तो ये उनका आइडिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फैन चू ट्रेन्स ऑब्जेक्टिव फॉर वियतनाम, हाउ वर हिज आइडियाज डिफरेंट फ्रॉम फैन बोई चाओ। ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि दोनों के अलग अलग आइडियाज थे, ठीक है। तो दोनों के लिखने आपको इसमें क्वेश्चन में। Fan Chu Trien's objective for Vietnam was to make it a democratic republic along the Western ideals of liberty. He accused the French of not following their own national ideals and demanded for setting up of legal and educational institutions alongside the development of agriculture and industries. तो ये उनको वियतनाम के लेके उनके डिमांड्स थी, ठीक है। अच्छा, अब फैन बोई चाओ से कैसे डिफर करते थे? Unlike Fan Boi Chao, Fan Chu Trien was extremely opposed to monarchy. Hence, their ideas had at their roots this fundamental difference. तो एक का आइडिया बेसिकली आपको अगर याद हो तो ये मॉडर्निटी या उससे लेके था कि कौन फ्रेंच आइडियाज को सपोर्ट करता था और कौन नहीं करता था, ठीक है। तो आप लेक्चर से भी इस आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। फैन चू ट्रेन जो थे, जिनका हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा, ही वॉज अपोज टू मोनार्की, ठीक है। वो चाहते थे कि जो फ्रेंच आइडियल्स हैं ये लिबर्टी एंड रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आए वियतनाम में। और फैन बोई चाओ ये नहीं चाहते थे, ठीक है। फैन बोई चाओ चाहते थे नहीं कि हम वियतनाम के ये आइडियल्स को मेंटेन रखें, हम कोई फ्रेंच आइडियल्स अडॉप्ट ना करें। सो ये इन दोनों का डिफरेंस था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस विद रेफरेंस टू व्हाट यू रेड इन द चैप्टर, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ऑन वियतनाम्स कल्चर एंड लाइफ। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि वियतनाम पर चाइनीज कल्चर का काफी इन्फ्लुएंस था। देख लेते हैं एक बार। The influence of China on Vietnam's culture and life was multifarious before the French colonized Vietnam. When the latter gained independence, the rulers maintained the use of Chinese governance systems and culture. ये मैंने आपको बताया था। The elites were vastly influenced by Chinese culture and life, and as has been elucidated in Fan Boi Chao's book, History of Loss of Vietnam. Chinese language and Confucianism were followed by the upper classes in Vietnam. ठीक है, मतलब religion, ठीक है, and language. In 1911, when the Chinese Republic was set up, Vietnamese students followed suit in organizing the Association for the Restoration of Vietnam. तो जब चाइनीज रिपब्लिक सेटअप हुआ तो वियतनामीज सिटीजन्स ने, स्टूडेंट्स ने स्पेशली, उनसे इंस्पिरेशन ली बहुत, ठीक है। स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी शुरू की। वियतनामीज मेन ऑल्सो केप्ट देयर हेयर लॉन्ग, अ चाइनीज ट्रेडिशन। तो ये बेसिकली कल्चर का ही एग्जाम्पल है कि द वे दे ड्रेस्ड अप, द वे दे लुक, इसमें भी चाइनीज इन्फ्लुएंस था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स इन वियतनाम। तो ये देख लेते हैं, ये भी चैप्टर में था, सारे क्वेश्चंस का मेंशन चैप्टर में है, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग सो दैट आपको पता लगे कि हाउ टू पुट योर थॉट्स इनटू वर्ड्स, ठीक है। So religion had always played a pivotal role in the lives of people in Vietnam. Vietnam religious beliefs क्या क्या थे हमने पढ़े थे, were a mix of Buddhism, Confucianism and local customs.
नाउ क्रिश्चियनिटी लुक डाउन अपॉन देयर रेवरेंस फॉर द सुपर नेचुरल। जब फ्रेंच आए अपने साथ क्रिश्चियनिटी लाए तो उन्होंने इनके रिलीजन्स को अपोज किया। इन 1860 तो इन्होंने कैसे, उन्होंने वियतनामीज लोगों ने कैसे इस चीज को टैकल किया, देखते हैं। In 1868, the scholars' revolt protested against the tyrannical spread of Christianity, and though the movement was defeated, it inspired others to follow suit. तो सबसे पहले scholars' revolt, ठीक है। नेक्स्ट हुआ हाउ मूवमेंट, ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। द हुआ हाउ मूवमेंट इन 1939 drew upon popular religious ideas of the 19th century, and its leader Hin Fusu was a famous entity. These groups were not in tandem with political parties, which tended to look down upon their activities with discomfort. मतलब ये जो रिलीजियस एसोसिएशंस या मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ये पॉलिटिक्स से बहुत दूर थी, ठीक है। पॉलिटिक्स से ये कोई एफिलिएटेड नहीं थी। द रिलीजियस मूवमेंट्स वर सक्सेसफुल इन अराउजिंग एंटी इंपीरियलिस्ट टेंडेंसीज इन द वियतनामीज पीपल, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि आप ये ध्यान रखिए कि जब भी किसी के रिलीजन पे कोई डोमिनेट करने की कोशिश करेगा तो पीपल विल ऑलवेज रिबेल, ठीक है। नोबडी वुड टॉलरेट के कोई फॉरेन कल्चर आके उनके कल्चर को दबाने की कोशिश करे। So this was about this anti-colonial movement in terms of religion. Now next question, explain the causes of the US involvement in the war in Vietnam. What effect did this involvement have on the life within the US itself? ये भी हमने डिस्कस किया था। पहले तो US ने एंट्री ही क्यों की, ठीक है। तो देखते हैं। द US, अगर आपको याद हो, मैंने लेक्चर में आपको अच्छे से बताया था, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म ये दो ऑपोजिट हैं। और अगर वियतनाम, यूएस को डर था कि अगर वियतनाम में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई तो कम्युनिज्म धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा और कैपिटलिज्म को खतरा हो जाएगा। एंड यूएस सपोर्टेड कैपिटलिज्म, इसलिए उसने वियतनाम की वॉर में एंट्री की थी। तो देख लेते हैं। द यूएस गॉट इन्वॉल्व्ड इन द वॉर इन वियतनाम बिकॉज इट फियर्ड दैट अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वुड कम टू पावर इन वियतनाम after the National Liberation Front formed a coalition with the Ho Chi Minh government in the north against the Ngo Dinh Diem's regime. US policy planners feared a spread of communism to other countries in the area. तो major reason है spread of communism, fear of spread of communism, ठीक है। Now this effect देख लेते हैं। This involvement in the Vietnam War affected life within the US itself, ये जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया टॉपिक। Only university graduates were exempt from compulsory service in the army, and this caused even more anger among the minorities and working class families. Widespread public dissent. क्या मतलब है इसका, अगर आपको समझ आया हो इसका लास्ट लाइन का, कि जो सोल्जर्स थे, ठीक है, जबरदस्ती उनको रिक्रूट किया जाता था बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर सोल्जर्स। जबरदस्ती उनको रिक्रूट किया जाता था यूएसए, एंड दे वर सेंट टू फाइट अगेंस्ट देयर विश। सिर्फ जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स थे उनको एग्जाम्प्ट किया था फ्रॉम कंपल्सरी सर्विस, अदरवाइज बाकी सब लोगों को मैंडेटरी कर दिया था। ऑब्वियसली पीपल विल नॉट लाइक इट, ठीक है, कि जबरदस्ती आप एक वॉर में घुस रहे हो एंड देन यू आर फोर्सिंग योर सिटीजन्स एज वेल टू फाइट इन दैट वॉर। सो इट वॉज नॉट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमने देख लिया कि यूएस घुसा क्यों, यूएस ने एंट्री क्यों की, बिकॉज उसको लगता था कि अगर नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो है एक कोalition गवर्नमेंट बना ले हो ची मिन के साथ, ठीक है, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कम्युनिज्म फैलने के बहुत चांसेस हैं। सो ये हो गया कम्युनिज्म एंड फियर ऑफ कम्युनिज्म आपका। वियतनाम, यूएस एंट्री इन वियतनाम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन इवैल्यूएशन ऑफ द वियतनामीज वॉर against the US from the point of a porter in the on the Ho Chi Minh Trail. पोर्टर क्या होता है, बेसिकली जो सामान ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, कि आपका क्या ओपिनियन है। तो आप अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन, उसके बाद आप मेरे आंसर से कंपेयर कीजिए, ठीक है। सो लेट्स सी। From 1965 to 1972, the US-Vietnam War continued and caused losses to both US and Vietnam, ठीक है। आप पोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, ठीक है, प्लीज रिमेंबर। The Vietnamese people suffered human and property losses, yet they never stopped their struggle for freedom.
Here it is important to mention the role played by the porters in getting freedom and unity of Vietnam. क्या रोल था? The porters set out without fear. The porters set out without fear on the Ho Chi Minh Trail, which was a great expensive network of roads and footpaths. The heroic porters carried as much as 25 to 70 kg weight on their backs or bicycles. Obviously, उनको supplies carry करने हैं, तो they tried to carry maximum supplies. They did not fear that they might fall over the deep valleys. They bravely walked on the narrow, dangerous roads that marked the treacherous routes. Because treacherous क्यों, dangerous क्यों थे? क्योंकि time to time US जो है उनको बॉम्ब करता रहता था, ठीक है. They also did not feel afraid of being shot down by aircraft guns. They put all their fears aside and walked on to maintain the supply line. This fact showed that the porters were heroic and patriotic. ठीक है, तो ये पोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया. एंड अ वुमेन सोल्जर, वुमेन का भी हमने पढ़ा ही है. पोर्टर का आपको मैंने लेक्चर में इतना नहीं किया था एक्सप्लेन, वुमेन का काफ़ी हद तक किया था. द वुमेन, वियतनामीज वुमेन प्लेड एन important role in the US-Vietnam War. They were both warriors and workers. As warriors and soldiers, the Vietnamese women constructed 6 airstrips. They neutralized thousands of bombs and went on to shoot down. There were 1.5 million Vietnamese women in regular army, the militia, the local forces and professional teams, which is a very huge number. The women workers were also engaged as porters, nurses and construction workers. And then आप rebuilding the economy भी कर सकते हैं, ठीक है. बट क्योंकि यहाँ पे सोल्जर पूछा है तो आप rebuilding वाला ना भी लिखे तो it will be fine. Now next question आपका है, what was the role of women in the anti-imperial struggle in Vietnam and compare this with the role of women in the nationalist struggle in India. ये मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है और ये काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन है जो आएगा, तो इसको आप अच्छे से प्लीज़ अटेम्प्ट करना, अच्छे से समझना. सबसे पहले आप वियतनामीज वुमेन का रोल बता दो, ठीक है. वीमेन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल इन वियतनाम. Women who rebelled against social conventions were idealized and rebel women of the past were likewise celebrated. Tri U was a popular figure in nationalist days. In 1960s, women were represented as brave soldiers and workers. क्या क्या काम किया? They assisted in nursing wounded soldiers, constructing underground tunnels, and fighting the enemy. Interestingly, between 1965 and 1975, 70 to 80% of the youth working on the Ho Chi Minh Trail were women. तो ये आपका US women, वियतनामीज women का रोल आ गया, ठीक है. नाउ कंपैरिजन देखते हैं इंडियन वुमेन के रोल के साथ. कंपेयर टू दिस वेरी डायरेक्ट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वियतनामीज वुमेन इन द एंटी इंपीरियल स्ट्रगल, इंडियन वुमेन डिड नॉट प्ले अ वेरी डायनेमिक रोल इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिया अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन. तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि जो इंडियन वुमेन थी उनका इतना डायरेक्ट रोल नहीं था. ठीक है, तो वो उन्होंने इतना डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था. They followed Gandhian ideals of boycotting foreign goods and picketing liquor shops, but mainstream politics was controlled by men. Although women like Sarojini Naidu, Kamala Nehru, Kasturba Gandhi were keenly involved. क्या मतलब है इसका? बेसिकली जैसे वियतनाम में हमें देखने को मिला कि वुमेन वर फाइटर्स, ठीक है, दे डायरेक्टली केम इन द बैटल ग्राउंड एंड दे फोर्ट. इंडिया में ऐसा नहीं था. ऑब्वियसली इंडिया में हमने कभी नहीं सुना कि वॉर में वुमेन जाके लड़ रही हैं, ठीक है, नहीं. इंडिया में वुमेन पार्टिसिपेटेड इनडायरेक्टली. जितने भी आप कह सकते हैं बैक स्टेज काम थे, जैसे फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट या फिर कोई रैलीज में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, या फिर पिकेटिंग द लिकर शॉप्स, ठीक है, बंद कर देना लिकर शॉप्स को और अपना स्वदेशी को ज्यादा बढ़ावा देना. तो जितने भी पीसफुल और नॉन वायलेंट काम थे, ठीक है, जिसमें इतना अग्रेशन इन्वॉल्व नहीं था, उसमें इंडियन वुमेन ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, ठीक है. बट डायरेक्टली पॉलिटिकल एरिया में उन्होंने एंटर नहीं किया, ठीक है, बिकॉज इट वॉज लार्जली कंट्रोल्ड बाय मेन. ये एक रीजन है. और कुछ यहाँ वुमेन के जो नाम लिखे हैं ये कुछ मेहनत से फोर फ्रंट में आ पाई थी. सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, ये काफ़ी मेहनत के बाद थोड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा दे पाई थी, ठीक है. सो ये था आपका चैप्टर, ठीक है, द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, ठीक है. सो नाउ वॉच दिस वीडियो वंस और ट्वाइस, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, ठीक है, अच्छे से. एंड आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट्स. So we'll be back with the next lecture soon. Thank you so much for watching.
you.